स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज से हम लोग साइंस का एक नया सेट शुरू करने वाले हैं और इस सेट में या सीरीज कहिए, इसमें हम लोग 400 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। उसी का आज पहला सेट है, सेट 1। और ये सारे के सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। किसका है भाई? साइंस का है। इसमें 20 प्रश्न होंगे। लेकिन ध्यान रखें, इसमें फिजिक्स भी होगा, उसके बाद केमिस्ट्री भी होगा, उसके बाद बायोलॉजी भी होगा। यानी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से हर एक सेट में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और यदि आप में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर जो सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है, इस तरह का आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा चैनल के नीचे, इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बेल आइकन जो घंटी जैसा दिख रहा है, इसको भी आप प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जितना भी सेट आएगा, अपलोड होगा, आपके पास उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो आपका छूटेगा नहीं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चलिए, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा-सा भाग ही पार कर पाता है, कहे जाते हैं। ध्यान देंगे, आज से इस साइंस वाला सेट में थोड़ा-सा मैं क्वेश्चन का लेवल हाई कर रहा हूँ। क्योंकि अब तक जो था वह थोड़ा-सा लो था, अब हाई हो रहा है, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से या प्रकाश का एक छोटा-सा भाग ही पार कर पाता है, कहे जाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा-सा, यहाँ पे इसमें सब कुछ है, छोटा-सा भाग, प्रकाश का एक छोटा-सा भाग ही पार कर पाता है, तो कहे जाते हैं। ऑप्शन दिया है पारदर्शी, बी है अपारदर्शी पदार्थ, सी है पारभासी पदार्थ और डी है बटर पेपर। इसका सही आंसर होगा पारभासी पदार्थ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान देंगे जरा से यहाँ पर, पारदर्शी होता है जिससे प्रकाश सीधा-सीधा पूरा प्रकाश आर पार हो जाता है। ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है। जैसे आप जो चश्मा पहनते हैं, शीशा जो होता है जिससे आर पार हो जाता है प्रकाश, या साफ जो जल होगा वह पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। अपारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश आसानी से क्या बिल्कुल ही पार नहीं कर पाता है। जैसे पुस्तक हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया या दीवार हो गया, ये सभी अपारदर्शी पदार्थ हो गया, प्रकाश आर पार नहीं होता है। लेकिन पारभासी पदार्थ जो है, इससे छोटा-सा प्रकाश का भाग, छोटा-सा अंश पार कर जाता है। जैसे घिसा हुआ काँच या तेल लगा हुआ कागज़ जो होता है, इसमें से प्रकाश का थोड़ा-सा मात्रा आर-पार हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर, मान लीजिए यह एक क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया, यह एक समतल दर्पण हो गया और इस पर कहता है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, मतलब यह एक प्रकाश किरण है और यह इस पर आपतित हो गया लंबवत। लंबवत का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यह इस पर आपतित हुआ। तब कह रहा है परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो याद रखिए, एक समतल दर्पण पर कोई भी प्रकाश का किरण यदि परपेंडिकुलरी रूप से यानी लंबवत रूप से इस पर आपतित होता है, तो पुनः उसी दिशा में वह वापस भी चला जाएगा। आया तो था, लेकिन उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। यानी कि यहाँ पर मुड़ा नहीं, बिल्कुल उसी पथ पर वापस लौट गया, तो यहाँ पर एंगल क्या बन गया भाई? 0 बन गया। थोड़ा-सा भी इस पथ से इधर-उधर नहीं हुआ, उसी पर रह गया, तो यह 0 हो गया। तो वही कह रहा है परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 45, सी है 90, डी है 135। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? कह रहा है दो समांतर समतल दर्पण रखा हुआ है, दो समांतर समतल दर्पण रखा हुआ है। दो समांतर समतल दर्पण रखा हुआ है, तो इनके बीच रखी गई एक वस्तु है, उसका कह रहा है कितना प्रतिबिंब बन सकता है? तो वह अनंत प्रतिबिंब बन सकता है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसको अनगिनत जिसको आप कह सकते हो। इसलिए इसका सीधा-सीधा आंसर हो जाएगा अनंत। डी, ऑप्शन नंबर डी अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो, 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। क्या कहता है? किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, 0 एवं अनंत के बीच, सी है अनंत, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनंत। ऑप्शन नंबर सी अनंत। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? ध्यान देंगे जरा से यहाँ पर। ये एक हो गया गोलीय दर्पण, ये हो गया एक गोलीय दर्पण हो गया, और इसका कह रहा है कि गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, कोई भी आपतित किरण है, मान लीजिए ये अक्ष हमने ले लिया, तो इसका वक्रता केंद्र ये हो गया इसका भी, और इसका वक्रता केंद्र ये हो गया। तो वक्रता केंद्र यही कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण। तो ध्यान दीजिए यहाँ से होकर जो गुजरती है, तो ध्यान देंगे। ये तो हो गया इसका सी, लेकिन यहाँ पे एक गोलीय दर्पण कह रहा है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? एक खोखला गोला का भाग होता है। तो यहाँ भी छोड़िए और यहाँ भी छोड़िए। अब ये देखिए ये वाला बिंदु जो है, तो एक मान लीजिए यह एक सर्किल हो गया, और सर्किल का ये वाला हिस्सा जो यानी कि बिंदु से ओ से बिंदु इसका केंद्र जो है, तो यहाँ से जो एक लाइन गुजरता है जिसको आप व्यास बोलते हो, और व्यास जा कर के जिस बिंदु पर टच करता है, स्पर्श करता है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर बनेगा। तो इसका वक्रता केंद्र यह होगा, वक्रता केंद्र यह होगा गोलीय दर्पण का। तो यहाँ से अगर गुजरता है तो फिर यह क्या होगा 90 डिग्री पर, अभी-अभी पहला ही क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है कि वह क्या होगा उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो फिर यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यह भी आए तो आएगा, तो लेकिन आने के बाद फिर यह वापस चला जाएगा। आया था लेकिन फिर यह वापस चला जाएगा। तो क्या कहता है ऑप्शन जैसा देखते हैं। दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी कहता है दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सी कहता है पूर्व पथ पर लौट जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व पथ पर लौट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। तो याद रखिए, यदि किसी भी दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है और उसका आकार कहे कि हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है, तब याद रखिएगा वह दर्पण हमेशा समतल दर्पण होता है, जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। वह समतल दर्पण होता है, छोटा-सा दर्पण नहीं, बड़ा-सा मिरर जो होता है जिसमें आपका पूरा शरीर दिख सकता है, सर से लेकर पैर तक, यानी कि आपके लंबाई के जो है अगर कोई भी शीशा में आपका पूरा ही शरीर देखना है, तो आपके शरीर के लंबाई के आधा या आधा से ज़्यादा वह शीशा की लंबाई होनी चाहिए। तो आपका पूरा शरीर सर से लेकर पाँव तक दिख सकता है, दिख जाएगा, यही नियम होता है। तो जो घर में बड़ा-सा मिरर होता है, उसमें यदि आप देखते हैं, तो वह आपका समतल दर्पण होता है। तो आपका जितना लंबाई होता है, उतना ही लंबाई उस ऐनक में दिखाई देता है, और जितना दूर पर आप यानी जितना दूरी पर उस शीशा से खड़े होते हैं, वह उतना ही दूरी पर उस शीशा में पीछे की तरफ दिखाई देता है। तो वह समतल दर्पण होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा समतल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा समतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? ध्यान दीजिए,
अब हमारा यह क्वेश्चन केमिस्ट्री से शुरू हो रहा है, इससे पहले फिजिक्स था लेकिन अब केमिस्ट्री से शुरू हो रहा है, रसायन शास्त्र से। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है उबलता हुआ जल, बी कहता है मोम का पिघलना, सी कहता है पेट्रोल का जलना और डी कहता है कोई नहीं। तो कहता है दहन अभिक्रिया। तो भाई दहन अभिक्रिया पेट्रोल का जलना, जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो पेट्रोल का जलना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, सी कहता है पदार्थ का अपघटन होता है और डी कहता है प्रकाश का अपघटन होता है। तो ध्यान देंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में या तो प्रकाश का अवशोषण होगा यानी प्रकाश वाला ही मामला आएगा। तो प्रकाश का अवशोषण होगा, उसमें उत्सर्जन नहीं होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, मतलब प्रकाश का खपत होता है। उसमें प्रकाश क्या होता है? सोखा जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषण का मतलब सोखना, खपत होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, प्रकाश का अवशोषण होता है किसमें? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स एक अभिक्रिया है, लेकिन आप पहले पढ़े होंगे ऑक्सीकरण और अवकरण। तो याद रखेंगे आप कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया हमेशा दोनों एक साथ ही होता है, वह अलग-अलग नहीं होता है। इसलिए उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है वही ऑप्शन देखते हैं, सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, बी कहता है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ-साथ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ-साथ होते हैं, सिर्फ अवकरण होता है नहीं। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ-साथ होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। जिस न्यूनतम पदार्थ पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसका एक क्या होता है? पॉइंट होता है। वही पूछ रहा है कि वह जिस न्यूनतम ताप पर, मिनिमम ताप टेम्परेचर पर वह जलना शुरू कर देता है, आखिर वह उसका क्या कहलाएगा? तो किसी भी न्यूनतम ताप पर यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, वह ज्वलन ताप कहलाता है। यह डेफिनिशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है ज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर ए ज्वलन ताप। तो इसका आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्वलन ताप। द्रवनांक गलत हो जाएगा, क्वथनांक गलत हो जाएगा, क्रांतिक ताप भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। कह रहा है खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। ध्यान देंगे, खाना बनता है तो हम लोग जिस सिलेंडर का यूज करते हैं किचन में, गैस का जो यूज होता है उसी को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोला जाता है हिंदी में। इंग्लिश में उसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलपीजी। और पूरा नाम होता है इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म होता है एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में इसको बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसमें कहता है इस गैस में जो गैस मिला होता है उसमें प्रमुख क्या होता है? एक तो होता नहीं उसमें, 2-3 ठो मिला होता है, लेकिन उसमें प्रमुख अवयव उसका क्या होता है वही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोपेन, बी है मेथेन, सी है ब्यूटेन, डी है एथेन। तो प्रमुख अवयव उसमें ब्यूटेन होता है। क्या होता है भाई? ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। हालाँकि उसमें मेथेन भी होता है, लेकिन प्रमुख उसमें पूछ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो वह ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। यानी खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होता है, उसका प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर, कली चूना का मतलब ये होगा कि सीधा-सीधा हम लोग जो घरों में जो है चूना से जो पेंट किया जाता है, जिसको जो है कुछ देर तक जो है पानी में उसको फुला दिया जाता है, वही चूना को कली चूना कहा जाता है। और जल यानी उसको जब हम जल में क्या करते हैं फुलाते हैं तो आप देखते होंगे वह उबलना शुरू हो जाता है। उबलना शुरू हुआ इसका मतलब दोनों के बीच में अभिक्रिया शुरू हो गया, रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। मतलब उसमें क्या होता है ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगता है, मतलब ऊष्मा हीट एनर्जी उसमें से क्या होता है निकलने लगता है।
मतलब आप देखते होंगे तो उबलता है, छुएँगे तो गर्मी का भी एहसास होगा, हाथ भी जल जाएगा। मतलब उसमें से क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा हीट एनर्जी निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण गलत है। न तो अवशोषण होता है, न ही उत्सर्जन होता है, यह भी गलत है। कली चूना का अपघटन होता है, गलत है। पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? ध्यान देंगे, अब हमारा क्वेश्चन जो है 13 नंबर से बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है अब यहाँ से 13 नंबर से। तो कहता है निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? मुख्य लक्षण पूछ रहा है यहाँ पे। लक्षण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सारे लक्षणों में मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है स्थानांतरण, बी कहता है श्वसन, सी कहता है प्रकाश संश्लेषण, डी कहता है सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी श्वसन। श्वसन जो होता है वह सजीव के मुख्य लक्षण होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के तो बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन उसके कौन ऐसे भाग है जिसमें सजीव के सारे गुण शामिल रहते हैं, पाए जाते हैं? देखते हैं ऑप्शन। ए कहता है कोशिका झिल्ली, बी कहता है कोशिका भित्ति, सी कहता है जीव द्रव्य, डी कहता है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। कोशिका के जीव द्रव्य वाला भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती हैं। ध्यान देंगे, अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? रख रखाव। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती हैं। ऑप्शन ए है पोषण, बी है श्वसन, सी है जनन, डी है जैव प्रक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जैव परक्रम। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव परक्रम कहलाती हैं, और अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं, जो स्वयं वाले होते हैं? चलिए नेक्स्ट इसमें जो है ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, बी कहता है कवक, सी कहता है सभी जीव, डी कहता है सभी हरे पौधे। तो इसका सही आंसर होगा सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा सभी हरे पौधे। क्योंकि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वे सारे के सारे अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए सभी हरे पेड़-पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उससे किस पदार्थ का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है CO2 का। CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कहता है H2O का। H2O का मतलब हो गया जल, यानी कि पानी का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ऑप्शन नंबर सी कहता है कार्बोहाइड्रेट का, और ऑप्शन नंबर डी कहता है क्लोरोफिल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट का। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? क्या कह रहा है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है परजीवी पोषण, ऑप्शन नंबर बी कहता है स्वपोषी पोषण, ऑप्शन नंबर सी कहता है मृतजीवी पोषण, और ऑप्शन डी डी कहता है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो वह मृतजीवी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है?
पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की यानी पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया करती है, तो उसमें क्या है कि सूर्य प्रकाश को अवशोषित करती है। तो वह क्षमता जो है किसमें होती है? तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल वर्णकों को, ऑप्शन बी है रंध्रों को, ऑप्शन सी है सभी कोशिकाओं को, ऑप्शन डी है परिवहन ऊतकों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल वर्णकों को। पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता क्लोरोफिल वर्णकों को होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों यानी कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम जो क्रिया होता है उसमें गैस जो होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन का आदान-प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जो होता है उसमें गैस का यानी कि CO2 एवं O2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं O2 यानी कि ऑक्सीजन का आदान-प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? ऑप्शन ए कहता है जड़ के द्वारा, बी कहता है तना के द्वारा, सी कहता है पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो ध्यान देंगे इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। रंध्र क्या हो गया? मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि पत्ती में जो है क्या होता है, छोटा-छोटा एकदम बारीक जो है छिद्र होता है जो मशीन के द्वारा देखने से पता चलेगा, दिखाई देगा। उसी को रंध्र बोला जाता है और उसी के द्वारा क्या होता है CO2 एवं O2 का आदान-प्रदान होता है। आज के सेट में हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त होता है और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करके एक अच्छा कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।